Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 61st question of the environment and ecology. As you know, we have already covered 60 question of the environment and ecology in our previous video. If you have not visited that, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding competitive syllabus. And I have already covered history questions, political science question, economics question. If you have not visited on that, please visit all of that. That will enhance your confidence regarding competitive exam. 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. विद रेफरेंस टू द एनिमल वेलफेयर बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज बीइंग सेट अप अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है. सेकंड स्टेटमेंट श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणदले पॉइनर्ड द सेटिंग ऑफ द एनिमल वेलफेयर बोर्ड. तो क्या पॉइनर होता है प्राथमिक सबसे आगे अग्रनीम. क्या जो रुक्मणी देवी अरुणदले थी क्या अग्रनीम थी एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाने में. थर्ड स्टेटमेंट है इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मेंटेन करती है. करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन सा है. और साथ के साथ अटैम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन पेपर में इजी रहेगा आपके लिए चीज़ें रिमेंबर करना. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है ओनली सेकंड. तो इसका करेक्ट आंसर डी है. ओनली सेकंड ही आंसर इसका करेक्ट है. ये इट इज़ बीइंग सेटअप अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रूअल्टी ऑफ द एनिमल एक्ट. मतलब जो एनिमल के खिलाफ क्रूअल्टी दिखाते हैं उनके एक्ट बना गया 1960 में. नोट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का इसमें कोई रोल नहीं है. इट इज़ एम एट द स्टडिंग द एग्जिस्टिंग लॉ टू प्रिवेंट द क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स. मतलब जो पशुओं के खिलाफ क्रूअल्टी होती है, निर्दयता होती है, उसको हटाने के लिए सजेस्ट नेसेसरी अमेंडमेंट टू दिस एक्ट्स. जो एक्ट्स हैं उनमें नेसेसरी अमेंडमेंट करने के लिए बोले जाते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है क्योंकि जो श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणदले ये महाराष्ट्र की है तो इसने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का बनाने में सहायता की थी. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज़ द नोडल एजेंसी. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मर वेलफेयर ये कुछ नहीं है. ये आपका इसका ये है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज़ द नोडल एजेंसी फॉर द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 62nd क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द वेरियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कंडीशन प्रोविजन फॉर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रोड्यूसर है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जो मैन्युफैक्चरर है जिसने प्रोड्यूस किया उसको इंडस्ट्री में बनाया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या डिस्पोज ऑफ करने की. तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. इसमें बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट है हजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016. मतलब एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है उसके लिए रूल बनाए गए 2016 के. जो हजार्डियस एंड अदर वेस्ट जो हैं उनके बारे में रूल हैं क्या वो उसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होती है. सेकेंड स्टेटमेंट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या इसमें भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होती है. थर्ड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. फोर्थ है बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016. करेक्ट आंसर बताना है कौन सा आपका आंसर करेक्ट है. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ठीक है, बी फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक है, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है थर्ड एंड फोर्थ. तो आपका करेक्ट आंसर सी है. जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोड्यूसर जो उत्पादक है जो चीज़ों को उत्पन्न पैदा करता है फॉर द एनवायरमेंटल साउंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ. मतलब जब तक उस प्रोडक्ट की लाइफ खत्म नहीं होती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोज ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की होती है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे
तो उन्होंने बताया था कि कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया, जो पहली बार 2011 में इस बात का कहते हैं इनिशिएटिव लिया गया कि जब बोला गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्पोज ऑफ करना, तब तक उसकी एंड लाइफ नहीं हो जाती प्रोडक्ट की। और वाइल द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ब्रोट मोर स्ट्रिंजेंट रूल, मतलब 2016 में जो ई वेस्ट मैनेजमेंट के उसमें मोर स्ट्रिंजेंट, बहुत कठिन और बहुत ही कड़े नियम लेके आए कलेक्शन ऑफ द एंड ऑफ द लाइफ प्रोडक्ट की लाइफ के लिए, एंड सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग फॉर द EPR ऑथराइजेशन, उसने प्रोसेस भी सिंप्लीफाई कर दिया कि EPR ऑथराइजेशन के लिए। इन 2016 एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आल्सो, तो जो प्लास्टिक में और आपका ई वेस्ट में दोनों में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ई वेस्ट मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कंप्यूटर, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उसको कंपनी को बनाने वाले को ही नष्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ही उसको डिस्पोज ऑफ करना एक मीनिंगफुल तरीके से। अदरवाइज वैसे हम उसको वेस्ट कंप्यूटर को ऐसे फेंक देंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो, तो उसमें दिक्कत करेगा, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 2016 में नहीं है, और ना ही बायोमेडिकल वेस्ट में अब तक ये पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63rd क्वेश्चन, with reference to the transport initiative for Asia which of the following statements is or are incorrect, मतलब ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ द एशिया, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये इनिशिएटिव है। सेकंड है इट एम्स टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी अलोंग द एनसीएट रूट फ्रॉम द कलकत्ता टू हनोई, क्या इसका एम है कलकत्ता से हनोई तक रूट बनाने के लिए। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज BRO इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर इन इंडिया, BRO ही क्या इसका बनाएगी क्या इसको। एंड तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, तीनों ठीक हैं। नीति आयोग ने लॉन्च किया था इंडिया कंपोनेंट ऑफ द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर द एशिया, जो नेशनल डिटरमाइंड मतलब खुद ही अपना राष्ट्र देश डिसाइड करता है कि कंट्रीब्यूशन में कितना करूँगा, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, जो एशिया के लिए ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट मतलब इनकरेक्ट पूछा गया तो तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी है, तीनों ही इनकरेक्ट हैं। The National Determined Contribution Transport Institute for Asia is a joint program for the World Resource Initiative and 8 other organizations that looks to enhance low carbon transport emission and decentralization targets in Asia। मतलब ये इसका क्या मतलब है ट्रांसपोर्ट का, कि आपका जो ट्रांसपोर्ट जा रहा है उसमें कार्बन एमिशन कम करें, पोल्यूशन कम हो, और ये एशिया और इंडिया के 8 कंट्री अदर और इंडिया मिलके ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और डिसेंट्रलाइज टारगेट हैं, मतलब अपने अपने कंट्री अपने अपने बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मतलब जो अपना अपना देश, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि पहले बताया गया था कि भाई सब अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वही इसमें है। इट इज़ नॉट ए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी का कोई मतलब नहीं इसमें। इट इज़ ए रीजनल इनिशिएटिव एम एट दी होलिस्टिक अप्रोच टू डीकार्बनाइज, मतलब कार्बन को कम करना है द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, चाइना, इंडिया, वियतनाम, फर्दर एशियन कंट्रीज। इंडिया और 8 एशियन कंट्री मिलकर आए हैं कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेंगे और कार्बन को कम करेंगे हवा से, ट्रांसपोर्ट में जो छोड़ा जा रहा है। और जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर इन इंडिया प्रोजेक्ट इज नीति आयोग है इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द क्योटो प्रोटोकॉल द टर्म हॉट एयर रेफर्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। हॉट एयर किस चीज़ से रिलेशन रखता है। ए है क्या एमिशन रिडक्शन यूनिट जनरेटेड फॉर द कार्बन ट्रेडिंग, जो एमिशन रिडक्शन यूनिट है जनरेटेड फॉर द कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग मतलब होता है कि जिस देश ने कम कार्बन एमिट किया है तो वो अपना दूसरे देश से को अपना कार्बन दे सकता है और उससे पैसे इन्वेस्टमेंट के पैसे ले सकता है, जिससे क्या है डेवलपमेंट हो सकता है।
और तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यू टू वेस्ट प्रोड्यूस और द लॉस अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और स्टोरेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्यूल। जो ग्रीन हाउस गैस हैं एमिशन ड्यू टू वेस्ट प्रोड्यूस और लॉस अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या उससे ग्रीन गैस जो एमिशन हो रहा है क्या उसके बारे में है, क्या हॉट एयर का प्रोजेक्ट। एंड द सी स्टेटमेंट इज द एटमॉस्फेरिक गैसेज दैट कोज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज करते हैं क्या उनके लिए हॉट एयर का। डी है द एमिशन रिडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ द कार्बन मार्केट डिजाइन प्रॉब्लम, जो कार्बन मार्केट है उसका डिजाइन प्रॉब्लम में ही एमिशन जो रिडक्शन करना है क्या उसका ही हॉट एयर का प्रोजेक्ट है। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका आंसर डी है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एमिशन रिडक्शन यूनिट्स ERU एज ए क्योटो प्रोटोकॉल यूनिट, क्योटो में ये प्रोटोकॉल बने थे इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ द CO2 इज इक्वलेंट। जो रिडक्शन यूनिट है मतलब एक यूनिट कितने बराबर होती है 1000 मेट्रिक टन, नहीं सॉरी 1 मेट्रिक टन ऑफ द CO2, 1 मेट्रिक टन जो CO2 का बराबर है एक यूनिट के एमिशन इतना रिडक्शन हुआ। इट इज जनरेटेड एज ए यूनिट फॉर द कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन का बिजनेस होगा एक दूसरे देश कंट्री में जिसने कम कार्बन एमिट किया तो वो उसको बेनिफिट मिलेगा। और बट इट इज़ नॉट रेफर टू एज हॉट एयर, हॉट एयर इसको नहीं बताया जाता है। बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यू टू वेस्ट प्रोड्यूस और लॉस अकर्ड, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है ड्यू टू वेस्ट प्रोड्यूस जो वेस्ट होता है या लॉस अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्यूल, जो फ्यूल का ट्रांसपोर्ट करने में जो ग्रीन गैस डेवलप होते हैं उनको फ्यूजिटिव फ्यूल, जो फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा होता है वैसे तो, पर जो एमिशन होता है जो अपने आप निकल जाता है तो नॉट हॉट एयर, हॉट एयर नहीं बोलते इनको। थर्ड स्टेटमेंट है द एटमॉस्फेरिक गैसेस दैट कोज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस नॉट हॉट एयर। हॉट एयर उसको नहीं बोला जाता, उनको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को। डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इसमें बोला गया कि द कार्बन क्रेडिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कार्बन मार्केट डिजाइन प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड हॉट एयर। जो कार्बन क्रेडिट है वो रिजल्ट कर रहा है क्योंकि जो मार्केट के डिज़ाइन में प्रॉब्लम बताई गई है। मान लो कोई पैटर्न हमने तैयार किया उसमें कार्बन क्रेडिट मतलब कितना कार्बन आपके पास बच चुका है, आप इतना ही एमिशन कर सकते हो चाहे इंडस्ट्री में आपकी डेवलप हो या ना हो, तो उसके जो मैकेनिज्म में डिज़ाइन में प्रॉब्लम है उसको ही हॉट एयर बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट रियल एमिशन रिडक्शन। वो अपना रियल एमिशन रिडक्शन बताते नहीं, हमें इतना कम किया है, वो फॉल्स डाटा पेश करते हैं। इफ़ यूज्ड बाय द कंट्रीज टू काउंट टूवर्ड्स मिटिगेशन प्लेजेस, जो जिसने मिटिगेट कम करने की अपने प्रतिज्ञा ली है, दे इंक्रीज ओवरऑल एमिशन अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन मार्केट्स हैव क्रिएटेड 11 गीगाटन हॉट एयर। जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बताया गया कि जो कार्बन मार्केट हैं ज़्यादा दिखा कम रहे हैं और ज़्यादा वो एमिशन कर रहे हैं। 65th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू द फाइटोरेमिडिएशन के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फाइटोस्टेबलाइजेशन ए प्रोसेस दैट रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट। फाइटोस्टेबलाइजेशन मतलब स्टेबलाइज क्या होता है कि आपके जो सब्सटेंस हैं वो कम मूव करेंगे तो क्या उसको ही बोलते हैं प्रोसेस दैट रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट। फाइटो अकुमुलेशन, अकुमुलेट क्या होता है इकट्ठा होना होता है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि ए प्रोसेस वेयर प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब द कंटामिनेट्स अलोंग विद द अदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर। थर्ड वन है फाइटोस्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करता है किसी को उत्तेजित करना। ए प्रोसेस ऑफ द एनहांसमेंट ऑफ द सोयल माइक्रोबियल एक्टिविटी फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। जो ऑर्गेनिक हैं जो नेचुरल कंटामिनेंट्स हैं उनको कम करने के लिए वो सोयल के बैक्टीरिया की माइक्रोब जो हैं उनकी एक्टिविटी बता देते हैं, क्या उसको फाइटोस्टिमुलेशन बोलते हैं। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, तीनों ही ठीक हैं। फाइटोरेमिडिएशन क्या है? इज ए प्रोसेस, इज ए बायोरेमिडियन प्रोसेस, मतलब अपने आप चीज़ों को रिजोल्व करने के लिए बायो जो बोलते हैं नेचुरल, बायो टॉयलेट हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं जो नेचुरल की वजह से ही उसको अपने आप रिपेयर करने के लिए। दैट यूजेज वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट टू रिमूव ट्रांसफर स्टेबलाइज और डिस्ट्रे कंटामिनेंट्स इन द सोयल एंड ग्राउंड वाटर। मतलब जो सोयल में, भूमि में और ग्राउंड वाटर में जो प्रदूषण फैल गया है उसके लिए नेचुरल तरीके अपनाना ही बायोरेमिडिएशन या फाइटोरेमिडिएशन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका जैसे करेक्ट है,
फाइटोस्टेबलाइजेशन ए प्रोसेस दैट रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में सब्सटेंस की मोबिलिटी कम करे उसको ही बोलते हैं। और ये लीचिंग ऑफ दिस सब्सटेंस बाय लिमिटिंग द लीचिंग ऑफ दिस सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल, तो उसको फाइटोस्टेबलाइजेशन बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइटो अकुमुलेशन ए प्रोसेस वेयर प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब द कंटामिनेंट्स अलोंग विद द अदर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। फाइटो अकुमुलेशन उसको बोलते हैं जिस प्रोसेस में प्लांट्स रूट हैं, जो पेड़ के जड़ें हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं कंटामिनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के साथ साथ, उसको फाइटो अकुमुलेशन बोलते हैं। पॉल्यूशन अकुमुलेट हो जाता है उसकी जड़ों में। फाइटो स्टिमुलेशन बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एनहांसमेंट ऑफ द सोयल माइक्रोबियल एक्टिविटी फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, जो अपने नेचुरल कंटामिनेंट्स हैं उनको मिटाने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी को ही स्टिमुलेशन बोलते हैं, फाइटो स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज दिया गया है, पैसेज में दिया गया है कि इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द टू स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज ऑब्टेन फूड और अदर बेनिफिट फ्रॉम द अदर स्पीसीज विदाउट आइदर हार्मिंग और बेनिफिटिंग द लेटर। इसमें बोला है कि एक ऐसा रिलेशन है कि जो पहली चीज़ है, पहला जीव जंतु है, जो भी है स्पीसीज है, उसका बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म नहीं होता, ना ही उसको फ़ायदा होता है। इन सच ए रिलेशन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो होस्ट है, मेजबान है, जिसके ऊपर डिपेंड रहेगा वो, इज एसेंशियली अनचेंज बाय द इंटरेक्शन। उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस दूसरे का उसके साथ गुजारा हो जाता है, यही बोल सकते हैं हम इसको लोकल लैंग्वेज में। और बट द स्पीसीज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द होस्ट में बी रिफ्लेक्ट मोर्फोलॉजिकल एडप्शन। मोर्फ होता है कि उसकी सेप की वजह से उसके एडप्शन चेंज हो जाता है जो उस पर होस्ट पे रहता है। इन सच ए रिलेशन द होस्ट स्पीसीज इज ऑफन लार्जर देन दिस स्पीसीज गेटिंग बेनिफिटेड, जो बेनिफिट मिला उससे बड़ा ही होस्ट होता है क्योंकि उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या उसमें से नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा ये आंसर करेक्ट है? ये बोला गया कि ऐसा जो सिचुएशन है उसको एमिनलिज्म या सहजीविता बोलते हैं। बी है न्यूट्रलिज्म, तथस्थता। और सी है कॉम्युनलिज्म, क्या सहभोजिता बोलते हैं। या डी है पैरासिटिज्म या प्रीजीविता बोलते हैं। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका सॉल्यूशन सी है। जैसे एमिनलिज्म क्या होता है, एक को नुकसान हो और दूसरे को कोई इफेक्ट ना पड़े। वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, मतलब दूसरे को कोई ना तो बेनिफिट हो रहा है नहीं लॉस हो रहा है, बट एक को नुकसान हो तो उसको एमिनलिज्म बोलते हैं। आप याद रख सकते हैं, एमिनलिज्म एक को नुकसान हो, दूसरे कोई इफेक्ट नहीं है। न्यूट्रलिज्म क्या बोलते हैं, देयर इज ए नो नेट बेनिफिट और हार्म टू आइदर ऑफ द स्पीसीज, ना कोई से को नुकसान नहीं हो रहा, ना ही कोई से को फायदा हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलिज्म बोलते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है। थर्ड है कॉमनलिज्म में क्या है, वन स्पीसीज बेनिफिट, एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हेयर द कॉमनसेल ऑब्टेन्स फूड और अदर बेनिफिट्स, जो फूड है या खाना है, दूसरा बेनिफिट्स है। होस्ट अदर विदाउट द हार्मिंग बेनिफिटिंग लेटर, जो पीछे वाला उसके कोई ना तो इफेक्ट होता है, ना कोई बेनिफिट होता है, ना लॉस होता है। इन सच ए रिलेशन द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियली अनचेंज बाय द इंटरेक्शन, तो होस्ट है जो, तो उसको चेंज होगा नहीं क्योंकि ना उसको इफेक्ट पड़ रहा है ना उसको फायदा हो रहा है। बट द कॉमर्शियल स्पीसीज में रिफ्लेक्ट मोर्फोलॉजिकल एडप्शन, मतलब उनके शेप की वजह से दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इन सच ए रिलेशन द होस्ट स्पीसीज इज ऑफन लार्जर, जो होस्ट स्पीसीज है वो बड़ा होता है दूसरे से, कॉमर्शियल से, कॉमर्शियल की में और शेप की वजह से चेंज हो जाएंगे। और डी आपका इनकरेक्ट है। पैरासिटिज्म क्या है, वन स्पीसीज गेट्स बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, एक चीज़ दूसरे का खा रही है और समटाइम्स विदाउट किलिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म, कई बार किल कर देती है, नहीं करती। जैसे अमर बेल आपने देखा होगा कि आपके पेड़ पे डाल देते हैं, पैरासिटिज्म का एक एग्जाम्पल है, वो उसका खाना खाते हैं, उसी पे जिंदा रहते हैं और उसके इफेक्ट डालता है, कई बार नहीं डालता, कई बार पेड़ को वो सुखा भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कैटालिटिक कन्वर्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैटालिटिक होता है उत्प्रेरक, कैटालिस्ट उत्प्रेरक होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर हैं जो बदलने वाले, तो उसको बारे में स्टेटमेंट दिया गया। दे हैव प्लेटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम एज ए कैटलिस्ट इन दैम, क्या उनमें प्लेटिनम और पैलेडियम में मेटल का नाम है या रोडियम, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, when the vehicular exhaust passes through the catalytic converter the unburnt hydrocarbons and converted into the carbon dioxide and water। जैसे अनबर्नड आपका फ्यूल है जिससे CO या NO पैदा होता है आपके धुएं से निकल के गाड़ी और व्हीकल से, तो उसमें ये कन्वर्टर लगा दिए जाते हैं हाइड्रोकार्बन और कैटालिटिक कन्वर्टर, जो क्या है हाइड्रोकार्बन आते हैं जैसे उनको चेंज कर देता है क्या CO2 और वाटर में। थर्ड स्टेटमेंट है मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद द कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी लीडेड पेट्रोल, मतलब क्या शीशे वाला पेट्रोल उसको यूज करना चाहिए क्या मोटर व्हीकल को। आप अपना आंसर मार्क कीजिए।
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया इसमें। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड और सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है क्या तीनों ठीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें बोला गया कैटालिटिक कन्वर्टर आर फिटेड विद इनटू द ऑटोमोबाइल, जो आजकल नए लेटेस्ट आ रहे हैं ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स, उनमें फिट किया गया है। फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ द पॉइजनस गैसेज, जो जहरीली गैस है उनका इफेक्ट कम करने के लिए। दे हैव एक्सपेंसिव मेटल, नेमली जो मेटल नाम है प्लेटिनम, पैलाडियम एंड रोडियम एज द कैटलिस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसमें बोला गया कि एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट इनटू CO2 एंड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO नो नाइट्रस ऑक्साइड चेंज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली। और मोटर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद द कैटालिटिक कन्वर्टर शुड बी अनलीडेड पेट्रोल, शीशे वाला पेट्रोल यूज़ नहीं करना चाहिए उसमें, पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटालिस्ट, जो लेड शीशे वाला पेट्रोल है उनको कैटालिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा। तो तभी तो आजकल हम बाहर से 6 की व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, उनमें ही ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। तो लेड फ्री आगे जो आपका एथेनॉल या मेथनॉल बेस आपका हम फ्यूल भी यूज करने लगेंगे, जिसमें 20% ब्लेंड का बोला गया है। 68th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द क्वाड कंट्री, क्वाड कंट्री आपको पता है USA है, इंडिया है, चाइना को कंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया है या आपका जापान है। तो ये 4 कंट्री मिलके क्वाड ग्रुप बोलते हैं इनको। और ये चाइना को कंटेन करने के लिए, मतलब कंस्ट्रेन करने के लिए या रोकने के लिए, जैसे साउथ चाइना सी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है चाइना, तो उसको कम करने के लिए 4 कंट्री क्वाड ग्रुप बोलते हैं इनको। सेकेंड स्टेटमेंट है इट्स एम टू डाइवर्सिफाई द सप्लाई रिस्क अक्रॉस द मेंबर नेशन, मतलब क्या इसका जैसे सप्लाई का रिस्क होता है तो इसका कम करने के लिए, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में स्टेटमेंट है, कौन सा आंसर करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी कोई सा भी ठीक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें बोला गया इनिशिएटिव क्या है, ये 3 कंट्री का है ना कि क्वाड ग्रुप का। जापान ने इनिशिएटिव लिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसने बोला कि अगर मान लो किसी एक कंट्री की सप्लाई कम हो जाती है तो हमें अपनी सप्लाई को, सप्लाई चेन रेजिलियंस इसलिए बोलते हैं, लचीली बनानी है और दूसरे कंट्रियों से भी हमने प्रोक्योरमेंट का साधन बनाना है, किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट न रहे। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इज एन अप्रोच वेयर इन ए कंट्री इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन और फ्यू नेशन, मतलब एक या कुछ देशों पे डिपेंड नहीं है ना, अपने चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना कि हम बहुत जगह जगह से अपने आइटम प्रोक्योर कर सकते हैं। 69th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। पैसेज में क्या दिया हुआ है, सच स्पीसीज आर सेलेक्टेड टू एक्ट एज ए एम्बेसडर, मतलब कोई स्पीसीज है उनको एज ए एम्बेसडर, एम्बेसडर पता है आपको जो मेन होता है राजदूत बोलते हैं उसको, या आइकन बोल दो या मेन आइकन है उस सोसाइटी का, या सिंबल है फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट, मतलब हैबिटेट होता है रहने की जगह, क्या एक डिफाइंड हैबिटेट है उसमें उसकी बहुत आइकन बनाया गया उसको, उस पशु को, एनिमल को या आदमी को, कुछ भी है वो। इश्यू और कैंपेन और एनवायरमेंटल कोज, मतलब उसको ही एक हैबिटेट का, इश्यू का, कैंपेन का, एनवायरमेंटल बदल होने का, उसको ही मेन कारण बताया गया। बाय फोकसिंग ऑन और अचीविंग कंजर्वेशन ऑफ दैट स्पीसीज द स्टेटस ऑफ द मैनी अदर स्पीसीज विच शेयर इट्स हैबिटेट और आर वल्नरेबल टू द सेम थ्रेट्स में बी आल्सो इम्प्रूव्ड। मान लो अगर हम अकेला उस जीव जंतु को बढ़ा देंगे तो उसके साथ जो वल्नरेबल थे, उनकी ज़िंदगी खतरे में थी, तो उनकी स्टेटस भी इम्प्रूव होगा। उसको क्या बोलते हैं, आप अपना आंसर मार्क कीजिए नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से। ए है क्या उसको फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं, बी है क्या उसको की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं, सी है इंडिकेटर स्पीसीज बोलते हैं, डी फाउंडेशन स्पीसीज बोलते हैं। तो इसका ए आंसर करेक्ट है, तो फ्लैगशिप बोलते हैं उसको। आपको पता होगा कि फ्लैगशिप कोई भी पार्टी आती है फ्लैगशिप प्रोग्राम बताती है कि भाई इसका एजेंडा ये है, इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम ये है, इसका मेन पॉइंट ये है, उसी बेस पे वो मान लो जैसे कुछ पार्टियों का राम मंदिर का मुद्दा था कि वो राम मंदिर चेंज करवा देंगे, तो फ्लैगशिप प्रोग्राम कुछ भी हो, कोई की सबका अलग अलग रहता है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, फ्लैगशिप मतलब वही है कि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो स्पीसीज होती है उसको, उससे ही हैबिटेट में चेंज होता है, आइकन या सिंबल माना जाता है उस पूरे हैबिटेट का, रहने वाली जगह का, या इकोसिस्टम बोल देते हैं। तो उसकी अगर हम हालत सुधार दें तो औरों की हालत सुधर जाती है, उसको ही फ्लैगशिप बोलते हैं, वही मेन है। और इसको फ्लैगशिप स्पीसीज में और मे नॉट बी की स्टोन स्पीसीज, क्या ये जो मेन की स्टोन स्पीसीज हो सकता है या नहीं भी हो सकता, और
बायोलॉजिकल प्रोसेस का इंडिकेटर भी हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर कोई डिपेंड नहीं है, बट फ्लैगशिप का मतलब होता है उसकी लाइफ को सुधार दो और वो भी सुधर जाएगी, उसको ही फ्लैगशिप बोलते हैं। की स्टोन का क्या डेफिनेशन है की स्टोन की, तो उसका जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा उसका ए आंसर करेक्ट है, बट इसमें हम पूरे को कवर करेंगे। की स्टोन स्पीसीज किसको बोलते हैं? की स्टोन स्पीसीज प्ले एन एसेंशियल रोल इन द स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्टिव ऑफ हैबिटेट और इकोसिस्टम एट ए डेफिनेट लेवल। मतलब की स्टोन स्पीसीज है, अगर हम उसको रिमूव कर देना पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको की स्टोन बोलते हैं, मतलब चाबी है वो। अगर मान लो हम उसको बीच से निकाल दें या उस एक्सटिंक्ट हो जाए वहाँ से, तो पूरा जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसका, फूड चेन सिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज क्या प्लांट और एनिमल होते हैं जो बाय देयर प्रेजेंस अबंडेंस और लैक ऑफ अबंडेंस, मतलब या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या उनकी केमिकल कंपोजिशन डेमोस्ट्रेट हो जाए सम एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। वो बताते हैं कि ऐसे मान लो हम सोचते हैं कि खारे पानी में तो मछलियाँ नहीं होंगी, तो ऐसे ही कि अगर वो पहले से ही जो नॉर्म्स चला रहा है कि कछुए तो अपना ऐसे हॉट वाटर में होंगे, तो ऐसे ही मतलब एक उसका सिंबल है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ मिली है तो इसका ऐसा एनवायरनमेंट रहा होगा, इसी को इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेट करता है कि भाई अगर खारा पानी है तो इसमें ऐसा पशु रहेगा या ऐसा जीव रहेगा। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसमें बोला कि फाउंडेशन स्पीसीज किसको बोलते हैं? मूलभूत स्पीसीज डिफाइन इकोसिस्टम, कंट्रोल द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द एसोसिएटेड स्पीसीज, मॉड्यूलेट क्रिटिकल इकोसिस्टम प्रोसेस, ऑफन हैव इंपॉर्टेंट कल्चरल वैल्यू और रेजोनेंस। फाउंडेशन मतलब ये है कि अगर उसको जो मेन स्पीसीज उससे निकाल दिया जाए तो यही क्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, अगर वो हट जाए तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम हो जाएगी और जो इकोसिस्टम है वो ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा, इसलिए उसको फाउंडेशन बोलते हैं। कल्चरल वैल्यू या रेजोनेंस का भी उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है, सामंजस्य बना के रखता है सभी उसमें। तो आप आई होप आपको सारे इकोसिस्टम के डेफिनेशन पता चल गई हैं। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल हेक्साक्लोरोबेंजीन या इथाइलिन थायरोयूरिया, दो आपके केमिकल के नाम दिए हैं, हेक्साक्लोरोबेंजीन और इथाइलिन थियोयूरिया और बेंजो इमिडाजोल आर दी ऑफन सीन इन न्यूज़। तो ये केमिकल आपके न्यूज़ में थे, इनके बारे में आंसर बताना है। ये फंगीसाइड हैं क्या, ये जिनसे फंगस लगती है, फफूंदी लगती है, हर्बिसाइड हैं या जो हर्ब को मान लो ख़त्म करते हैं क्या हुए हैं, और इंसेक्टिसाइड्स हैं या कीटनाशक हैं जैसे डीडीटी होती है, या फमीजेंट है या धूमक है या धुआं उत्पन्न करते हैं। तो इसका आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका ए आंसर करेक्ट है, ये फंजीसाइड है। आपको ये केमिकल नेम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसा तो आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन रहते हैं, बट क्या है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी रिलेटेड हैं ये। तो इसमें हेक्साक्लोरोबेंजीन या एंथीनिन थायोयूरिया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो हेक्सा 6 होता है हेक्सा, और क्लोरो बेंजीन है या इथाइलिन थायरोयूरिया है, बेंजो, ये क्या है फंजीसाइड हैं तीनों। बेंजो इमाडोजोले ये भी फंजीसाइड है, इनसे फफूंदी लगती है। और बी आंसर आपका करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें बोला गया बेनुसल्फोन एंड फ्लूचोरोलिन इमाजोक्से एंड ऑक्सीडारेगिल आर द सम ऑफ द वेल नोन हर्बिसाइड। ये आपको केमिकल नेम याद करने पड़ेंगे क्योंकि हर्बिसाइड जो हर्ब को नष्ट करते हैं, फूल पत्तियों को जो। और थर्ड है डीटीटी वगैरह या बेंजीन हेक्साक्लोरिन या केमोस्टेरिलिएंट, और डीटीटी क्या है एग्जाम्पल ऑफ पेस्टिसाइड जो कीटनाशक का काम करते हैं। और डी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, इसमें बोला गई पायरेथ्रियम और मेलाथियोन आर द एग्जाम्पल ऑफ द फूमिजेंट्स। जो पायरेथियम और मेलाथियोन है जो आपके फूमिजेंट्स बोलते हैं, इनको धूमक बोलते हैं जिससे धुआं होता है। और ये आपका हिंदी में क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount, because you know it is totally paid content. I am providing all the stuff in the free itself so that they can enjoy and they can gain knowledge from my videos. Thank you friends. Bye.